हमेशा हम सब ने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया है। नई नई टेक्नोलॉजी आती चली गई, हम टेक्नोलॉजी को समझते चले गए और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते चले गए। शुरुआत में टेक्नोलॉजी हमें डराई है, लगा हमें भी डर, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा फेल्योर नहीं होती। टेक्नोलॉजी लगभग लगभग सक्सेस का रेशियो ज्यादा है। एमएलएम इंडस्ट्री की बात कर ले, क्योंकि हम लोग एमएलएम इंडस्ट्री, हम सबने एमएलएम इंडस्ट्री में हैं और एमएलएम इंडस्ट्री नहीं समझेंगे तो भी दिक्कत है। एमएलएम इंडस्ट्री शुरुआत कहां से हुई? एमएलएम इंडस्ट्री बेसिकली हम लोग कह ले प्रोडक्ट बेस। लोग कहते हैं एमवे से, कुछ लोग कहते हैं मोदी केयर से, चलो मैं ऐसा ही मान लेते हैं। बट अगर आप पुराने लोगों से पूछेंगे तो वो कहते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत पीयरलेस से हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत उनका कहना है पीयरलेस से हुई है, ना कि एमबे से, ना मोदी केयर से। प्रोडक्ट बेस वाले बताएंगे नहीं साहब, एमबे के पहले मोदी केयर आया था और उसके बाद एमबे आया था। जो भी सबका अपना अपना तर्क हुआ, लेकिन अगर हम वाकई में नेटवर्करों से पूछें तो नेटवर्कर ये मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो एक्चुअल में बड़ी टीम बनाने लोगों ने चालू की वो पीयरलेस के जमाने से चालू की। पीयरलेस यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंस से ही शुरू हुआ था। लेकिन फिर भी अगर उसको एक साइड कर दें तो एमवे, मोदी केयर, प्रोडक्ट बेस से स्टार्ट हुआ। पहले क्या बिका एमवे मोदी केयर में? आपको याद होगा कार वॉश, न्यूट्रिशंस के प्रोडक्ट, या ऐसे प्रोडक्ट जो कि एक आम आदमी के काम के नहीं थे। फिर एक रेवोल्यूशन आया आरसीएम, जो आम आदमी के सामान लेके आया। भैया साबुन ले लो, शैम्पू ले लो, तेल ले लो, आम आदमी का सामान लेके आरसीएम ने आया और क्रांति पैदा कर दी। फिर धीरे 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 चीजें बदली। फिर एक दौर आया इन्वेस्टमेंट प्लान का। जहां तक मुझे याद है इन्वेस्टमेंट प्लान का पहला प्रोजेक्ट, चलिए आज कोई बता पाएगा? आज हम लोग बहुत अलग मुद्दे पे बात कर रहे हैं। काफी पुराने लोग भी होंगे, काफी ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान किया होगा। कोई ऐसा है यहाँ पे जो बतला पाए मुझे इन्वेस्टमेंट प्लान की पहली शुरुआत कहाँ थी? जहां पे 5% महीना, 10% महीना, 20% महीने से शुरुआत हुई। आरओआई प्लान की स्टार्टिंग कहां से हुई? पहली कंपनी कौन सी थी? यस कौशिक साहब। पीएलएस फिर पीजीएफ। कौन सा? हेलो। पहले कौन पीएलएस सा थी बोला? इन्वेस्टमेंट प्लान, फिर आई पीजीएफ। पीजीएफ नहीं, पीएलएस इन्वेस्टमेंट प्लान आई पहले, और उसके बाद आई नहीं नहीं पीजीएफ। नहीं नहीं, पीजीएफ नहीं आई। चलिए रूपाली मैम। सर मेरे हिसाब से तो आरकेटीएच या एटीसीआर से इन्वेस्टमेंट प्लान की शुरुआत हुई थी। नहीं नोटबंदी नहीं, वहां की वहां शुरुआत पे भी कहाँ गलत है। सारा से हुई थी? एटीसीआर से भी शुरुआत नहीं हुई थी। अच्छा। कल्याण मैम, कल्याण सर सॉरी। मेरा तो जानकारी है सर, पीयरलेस आया था। पीयरलेस की बात, मैं पीयरलेस तो सबसे पुराना है, एग्जैक्टली मैं उसका हाँ, रिगार्ड करता हूँ। मैंने वो कहा एबीसी परसेंटेज सर महीने जो की है, बात, जो 10% एटी महीना, 24 दिन में डबल, या 1% पर डे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसका तो मालूम नहीं है, ऐसा कोई प्लान तो मैंने देखा नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे काफी लोगों को हैंडरेज करूंगा तो फिर काफी लेट लग जाएगा। आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। एक बार अरुण जी को पूछ लेते हैं, अरुण जी को शायद कोई आइडिया हो। अरुण जी। जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग हमारे भाई। यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो एक गोल्डन फॉरेस्ट करके रहा था। गोल्डन फॉरेस्ट सर आपका मनी मार्केट था, बेसिकली वो आरओआई नहीं थी। आरओआई प्लान की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे 10% महीना, 5% महीना, 1% पर डे, ऐसा कुछ प्लान। जी जी जी, उसमें करीबन 94 95 ना 98 के आसपास का गोल्डन गोल्डन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो सर मनी मार्केट था, 5 साल में डबल। हाँ हाँ। जी। चलिए थैंक यू सर। चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ सबके लिए, चैट बॉक्स में मैसेज डाल पाएंगे आप लोग। कुछ लोगों ने लिखा है स्पीक एशिया, केबीसी, एसटीए, जिन्होंने जैसा जैसा किया उन्होंने सबने अपने अपने हिसाब से लिखा है। किसी ने लिखा क्यूनेट, फ्यूचर मेकर,
KHM, FIC, बोट ब्रो, जेबीजी सर मनी मार्केट थी। चलिए मैं बात करता हूँ, मैं समझ गया लगभग लोगों के कोई जगह पे पहुंच नहीं पा रहा है। ट्रिपल एम, संचयनी, मैं आपको बताता हूँ। ROI प्लान की शुरुआत हुई थी ये RBC के पहले फाइन इंडिया आई थी। मतलब जिस समय RCM और SOBM का दौर चल रहा था, SOBM के जस्ट बाद एक प्रोजेक्ट आया था जिस प्रोजेक्ट का नाम था फाइन इंडिया। कितने लोगों ने सुना था? जो मुझे जानकारी मैं वो बता रहा हूं सर, हो सकता है मेरे से पुरानी जानकारी भी किसी को हो, लेकिन मैं जो देख पाया कि फाइन इंडिया से नेटवर्क की शुरुआत हुई, मतलब ROI बेस्ड प्लान की। 10% महीने का प्रोजेक्ट था और वहां पे मैं थोड़ा सा किसी प्लान को नहीं बता रहा हूं, 5 लाख की कैपिंग बाइनरी मैचिंग हुआ करती थी। मतलब सोचिए कि ये बात हो रही है 2009 की समथिंग, 2008 या 9 की है समथिंग। और उस प्लान का MD कौन था? मजे की बात है, उस प्लान का MD जो था वो एक अंधा आदमी था। आप जाके सर्च करेंगे गूगल्स पे, एक अंधा आदमी निसार अहमद या नाम याद नहीं है, आपके यूपी से था, कानपुर से, कि भाई ये अंधे हैं लेकिन इनके पास बहुत बड़ी क्वालिटी है, उसके बारे में बहुत बड़ी प्रोफाइल बताई गई। वो अंधा आदमी उस कंपनी का MD था और बाद में उस अंधे ने फिल्म भी बनाई। तो पहली ROI प्रोजेक्ट जो रही फाइन इंडिया रही, लेकिन उसके अंदर 10% महीना था और 10% महीना करते करते फिर स्टार्ट हुआ 21 दिन में डबल, 15 दिन में डबल का कंसेप्ट। RKTH, वेल्थ लाइन, ATCR जैसी कंपनियां मार्केट में उतरी। सहारा भी इन्वेस्टमेंट प्लान था सर, बट सहारा बेसिकली मनी मार्केट था, RDFD प्लान था। चलिए हम लोग कहीं से कहीं भटक गए, अचानक से एक जस्ट डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन अपन कर रहे थे। मतलब कहने तत्पर था कि एक दौर प्रोडक्ट बेस से अचानक से एंटर हुआ ROI प्रोजेक्ट का। मनी मार्केट तो शुरू से चलते आए हैं और चलते रहेंगे। जो गोल्डन फॉरेस्ट है बंद हुआ, गवर्नमेंट ने बंद करवाया, फिर JVG का दौर आया, JVG बंद हुई, फिर सहारा, शारदा जैसी कंपनियां पनपी, जिनको फिर गवर्नमेंट ने बंद करवाया। फिलहाल अभी शांति है मनी मार्केट में, लेकिन फिर से आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे चीजें हो रही हैं। गवर्नमेंट ही हर बार लाइसेंस देती है और गवर्नमेंट ही हर बार बंद करवाती है। तो कुल मिलाकर के सर एक दौर आते चला गया। मतलब एक समय में प्रोडक्ट बेस, एक समय में 10% महीने से स्टार्ट हुआ सफर, कहां जाके स्टार्ट हुआ फिर 15 दिन में डबल, 21 दिन में डबल, और सक्सेसफुली कंपनियां चली। 21 दिन में डबल वाली कंपनी भी चली लगभग साल भर। वेल्थ लाइन जिसने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, बड़ी हिस्ट्री बनाई। तो चीजें कई सारी चली। स्पीक एशिया भी आई 10% पर वीक, जो भी साल भर चली। सहारा भी आई, आपके स्टॉक ग्रुप भी, कई सारी कंपनियां रही, व्हाटएवर। लेकिन आप अगर गौर करें, ये समय बदलता गया और क्रिप्टो करेंसी भी एंटर करी। क्रिप्टो करेंसी में शुरुआती दौर में मुझे याद है कि प्रोडक्ट प्लान जो हुआ करते थे वो क्रिप्टो की बातें करते थे, बिटकॉइन की बातें करते थे, लेकिन बताते थे सेंट्रलाइज, BFIC, ATC कॉइन, जहां पे कोई क्रिप्टो नहीं हुआ करता था, सिर्फ नंबर्स हुआ करते थे। क्रिप्टो के नाम पे नंबर्स बढ़ते थे, रेट बढ़ते थे। आज भी, इवन कि आज भी इतने बदलाव होने के बावजूद भी 2-3 तरह की कंपनियां चल रही है सर मार्केट में। पहली वो चल रही है जो क्रिप्टो के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जहां पे क्रिप्टो है ही नहीं है। वहां पे क्या चल रहा है? वहां पे चल रहा है कि सर P2P, कि भैया यहाँ पे आपको P2P करना हो, कॉइन का रेट बढ़ रहा है, किस आधार पे? तो हमने सेटअप कर रखा है कि इतनी कॉइन बिक्री होगी, इस आधार पे इतना रेट बढ़ जाएगा। दूसरा चल रहा है फॉरेक्स के नाम पे, कि सर फॉरेक्स में आप इतना पैसा डालो, हम ट्रेडिंग करेंगे और आपको इतना परसेंटेज महीना देंगे, हम जनरेशन करते हैं।
8%, 10% महीना जनरेट करते हैं, ऐसा बोल करके, या 20% महीना जनरेट करते हैं, हम तो 50% महीना जनरेट करते हैं, और आपको तो मात्र हम 6 से 10%, 12% महीना दे रहे हैं। ऐसा भी चल रहा है। फिर एक दौर आया लिक्विडिटी पूल वाले कंसेप्ट का, कि जहां पे दिखलाई देना शुरू हुआ कि सर सब कुछ सामने दिखलाई देना शुरू हुआ कि भैया क्वाइन है, लिक्विडिटी पूल है, लिक्विडिटी दिखलाई दे रही है, रेट्स बढ़ रहे हैं। इस क्रम में अभी हाल फिलहाल की बात कर लें, एलजीएनएस आया। आज मैं नाम लेते हुए बात कर रहा हूं आपसे, थोड़ा सा हम अपने प्लान की बातें नहीं कर रहे, अपने प्रोजेक्ट की बातें नहीं कर रहे, दूसरे प्रोजेक्ट्स की बातें कर रहे। कुछ लोग को लग रहा हो सर आप अपने प्रोजेक्ट्स की बातें क्यों नहीं कर रहे। अपने प्रोजेक्ट्स की बात करने का टाइम भी आएगा सर, और ऑलरेडी हम कर ही रहे थे। आज हम जस्ट एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग सेशन हमारा टेक्निकल सेशन होता है, और टेक्निकल सेशन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम आपको मोटिवेशन दें कि भाई हमारा कंपनी सबसे बढ़िया। हम आपको एक जनरल बातें कर रहे हैं एमएलएम इंडस्ट्री की, जो कि लगभग लोग जानते हैं, करते हैं। तो जब DeFi सिस्टम एंटर किए, तो एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में क्या अंतर रहा। एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि उन्होंने क्या, एक प्रोजेक्ट जो भी बनाया उस प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहली बात कि सामने में दिखलाई देता है आपके सामने में दिखलाई देता है कि भैया आपका लिक्विडिटी पूल कितना है, यानी सिस्टम में बैलेंस कितना है, सिस्टम में जो बैलेंस है वो कितना बचा हुआ है। और जब कोई क्वाइन प्रोजेक्ट आता है, डेफाई सिस्टम में भी दो तरह के आए। एक आया यूएसडीटी बेस, जहां पे रेट से कोई बहस नहीं था, आपको यूएसडीटी देना था, यूएसडीटी लेना था, या डाई देना था, डाई लेना था। ऐसे क्रम में आज से 2 साल पहले, 2025 चल रहा है ना, 2022 में, 2022-23 में चले BSG, ट्रिपल एम BSC, ट्रिपल एम डेफाई। ऐसे प्रोजेक्ट में आपको वहां भी लिक्विडिटी पूल दिखलाई देता था, लेकिन वो लिक्विडिटी पूल में सिर्फ यूएसडीटी भरे होते थे। आप डालते थे, यूएसडीटी डालते थे, और परसेंटेज के हिसाब से यूएसडीटी निकालते थे। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे लोग किसी भी कारणवश थोड़ा सा बिजनेस डाउन हुआ, जैसे बिजनेस डाउन हुआ, लिक्विडिटी पूल कमजोर पड़ा। और लिक्विडिटी पूल जैसे ही कमजोर पड़ा लिक्विडिटी पूल क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखते हुए बात करता हूं ताकि थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। ये एक कंपनी है जो दिखलाई दे रही, ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, और कंपनी का प्लान जस्ट टेक एन एग्जांपल यूएसडीटी में है। अब कंपनी ने कहा कि भाई साहब जो भी $100 लेकर के आएगा उसको 1% पर डे देंगे, और विड्रॉल कितने दिन पे देंगे, 15 दिन पे 15%। ऐसा एक प्रिंसिपल बनाया गया, एक प्लान बनाया गया। अब यहाँ पे लोग लेके आना चालू हुए यहां से इनकमिंग होनी चालू हुई, और यहां से आउटगोइंग होनी चालू हुई। अब कोई $100 लेकर के आया, कोई $500 लेकर के आया, कोई $1000 लेकर के आया, कोई 2000 लेकर के आया, कोई 5000 लेकर के आया। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से डालना चालू किया। अब यहाँ पे हम लोग गौर करें तो यहाँ पे एट ए टाइम शुरुआती दौर में कितने आ गए, 5 2 7 1 8 और $8600। तो इस लिक्विडिटी पूल में कितना एंटर हुआ, $8600। ये सामने दिखलाई देने लग गया आपको कि भाई कंपनी के पास $8600 आ गए हैं। अब चूंकि जब जो बिजनेस एंटर होगा तो पे आउट भी बटेगा। जब बिजनेस एंटर होगा तो पे आउट भी बटेगा। अब यहाँ पे पे आउट बटना चालू हुआ कि भाई ये 1% पर डे के हिसाब से 15 दिन में बटा 15%, यानी 8600 का 800 प्लस 60 प्लस 430, $1290 वैसे बट गए, प्लस कुछ और पे आउट मान ले कि आपका $1000 और बट गए।
तो अब यहाँ पे रेशियो क्या रहा, एट ए टाइम काउंटर में बैलेंस कितना रहा, काउंटर में बैलेंस रहा 7,000 6,000 कुछ समथिंग, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 6,000 रहा, 6,300 ऐसा पकड़ ले हम। अब फिर ज्वाइनिंग आई, फिर यहाँ काउंटर का बैलेंस बढ़ा। तो यही होता है सर किसी भी लिक्विडिटी पूल में, चाहे आप यूएसडीटी में चले जाए, क्वाइन में चले जाए, किसी भी लिक्विडिटी पूल में चले जाए, कि एट ए टाइम यहाँ पे जो ये जो रेशियो बढ़ते चला जाता है, जब जैसे जैसे ज्वाइनिंग का फ्लो बढ़ेगा तो शुरुआती दौर में ये बढ़ते चला जाएगा, 6,300 से 63,000 और उससे 6 मिलियन, फिर 63 मिलियन, इन दिस वे ये बढ़ते चला जाता है। अगर यहाँ पे एक अगर है, अगर ये आउटगोइंग का फ्लो स्लो रहेगा तो सारा खेल किस पे है कि आउटगोइंग जो है, ये आउटगोइंग है, इसका फ्लो अगर स्लो रहेगा और इसका इनकमिंग, ये जो है इनकमिंग है, इसका स्लो फास्ट रहेगा, तो ये जो आपका लिक्विडिटी है हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट में, इसकी लिक्विडिटी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा हुआ, लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली होता ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी अगर एक नेगेटिव न्यूज फैली किसी भी कारणवश, तो इनकमिंग क्या होती है, लीडर्स रोक देते हैं। लीडर्स जैसे पैनिक होंगे वो इनकमिंग रोकेंगे, और इनकमिंग जैसे ही रोकेंगे तो आउटगोइंग तो सर चल रही है, आउटगोइंग तो जो जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा बड़ी आउटगोइंग। तो एट ए टाइम असर किस पे पड़ता है, लिक्विडिटी पे पड़ता है, और लिक्विडिटी पे जैसे ही असर पड़ेगा, एग्जांपल ले लीजिए कि भाई कोई लिक्विडिटी है जहां पे 340 मिलियन डॉलर है, और ये अचानक से गिर करके कल आपको दिखलाई दे कि भैया 300 हो गई, फिर अगले दिन दिखलाई दे 250 हो गई, तो आप क्या हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। और जैसे ही पैनिक होंगे तो आप धमाधम 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 अपना पैसा निकालना चालू करेंगे, पैसा डालना बंद कर देंगे, भैया लिक्विडिटी कमजोर पड़ रही है, लिक्विडिटी कमजोर पड़ रही है, लिक्विडिटी कमजोर पड़ रही है। परिणाम क्या होगा कि सिस्टम क्रैश। यही हुआ है डीफाई सिस्टम को। इसीलिए किसी भी डीफाई सिस्टम को जब स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास किया जाता है, जहां पे लिक्विडिटी पूल दिखलाई दे रही हो, तो उस समय में सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है, सबसे ज्यादा सारा फोकस होता है आउटगोइंग पे, कि आउटगोइंग कम निकले, आउटगोइंग जो निकले वो कम निकले, और वही लोग निकाल पाए आउटगोइंग वही लोग निकाल पाए जो सिस्टम में इनकमिंग लाने की कैपेसिटी रखते हैं। आउटगोइंग निकालेंगे सभी, लेकिन कोई थोड़ा कम निकालेगा, कोई ज्यादा निकालेगा। इसीलिए सिस्टम के अंदर लॉजिक्स लगते हैं, कंडीशंस लगते हैं, तब जा करके ये प्लान चल पाता है। लेकिन सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में आपको ये दिखलाई नहीं पड़ता। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये लिक्विडिटी कि भाई सिस्टम के पास कितना, मालिक के पास कितना है, नहीं दिखलाई पड़ता सर। अब आप कहते अरे सर मालिक ने तो बोट ब्रो से 1500 करोड़ कमाए हैं, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। और वो बंदा शुरुआती दौर में आपको पैसा फेंकता भी है, आपको थाईलैंड बुलाता है, कंबोडिया बुलाता है, खर्चे देता है, सेटिंग देता है, परसेंटेज देता है, आप खुश, अरे भाई साहब इस कंपनी में तो मेरे को सेटिंग भी मिल रही है, फ्री आईडी भी मिल रही है, सब कुछ मिलेगा ना दोस्त। क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपको कुछ भी दिखलाई नहीं देता, एवरीथिंग इज हिडन। सिर्फ दिखलाई कौन देता है, मालिक। उस कंपनी में सिर्फ मालिक दिखलाई देता है, सब कुछ हिडन, यानी सब कुछ किसके जिम्मे है, मालिक के जिम्मे है। मालिक अगर जिंदा है तो पैसा मिलेगा, मालिक की नीयत अगर सही है तो पैसा मिलेगा। मालिक अगर किसी कारणवश पुरानी कंपनी के कारण कि भाई पुरानी कंपनी में इसने 1500 करोड़ कमाए थे, इसके ऊपर सर्च वारंट जारी है, इसको अरेस्ट कर लो जी। अब जैसे मालिक अरेस्ट, आपकी कंपनी बंद। जहां भी इस टाइप के प्रोजेक्ट चलते हैं, जहां पे सिर्फ सब कुछ मालिक होता है, मालिक ही आपको सेटिंग दे रहा है, मालिक ही आपको खर्चा दे रहा है, मालिक ही आपको पे आउट दे रहा है, जहां पे कोई डिसेंट्रलाइज जैसी चीज नहीं होती, जहां पे आपको हर कुछ मिलता है शुरुआती दौर में, मान सम्मान, पैसा, सेटिंग, फ्री आईडी, सब कुछ। आपको लगता है यार कोई दिक्कत नहीं है, जितना दिन चल जाएगा हम पैसा कमा लेंगे, लगता तो सही है। लेकिन पैसा कमाने का जैसे टाइम आता है क्या होता है, हर बार वही होता है सर कि भैया मालिक के ऊपर छापा पड़ गया, अकाउंट अरेस्ट हो गए, अकाउंट ब्लॉक हो गए,
भागना पड़ गया, कंपनी में प्रॉब्लम आ गई। रीजन, यहाँ पे सब कुछ मालिक है, सब आप मालिक की दया पे चल रहे होते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता है। लिक्विडिटी पूल, कि भाई लिक्विडिटी पूल में क्या हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पंप डंप क्यों हो रहा है। तो जब यहाँ पे सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता है तो यहाँ पे मालिक के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होते कि मालिक कौन है। और इसीलिए यहाँ पे आप देखते हैं कि मैक्सिमम जगह क्रिएटर हमेशा एनोनमस होते हैं। क्यों होते हैं क्रिएटर एनोनमस? क्रिएटर एनोनमस होने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अगर वहां पे क्रिएटर सामने है और गवर्नमेंट को कोई भी कार्रवाई करनी है, कोई भी कार्रवाई करनी, किसी भी प्रकार का अड़ंगा डालना है, पंगा डालना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले किसको पकड़ा जाएगा? बोले भैया क्रिएटर को पकड़ लो, कहानी खत्म। अब वो इंडिया में रहे, दुबई में रहे, जापान में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, वहीं की गवर्नमेंट उसको पकड़ के अंदर कर देगी कि भाई साहब आप एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो कि नियमों के खिलाफ है, बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो आपको अरेस्ट किया जाता है। अब अगर क्रिएटर किसी भी तरह से बंद हो जाए तो ये जो पूरा सिस्टम बनाया है, सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको तोड़ा जा सकता है, जिसको फोड़ा जा सकता है, डिस्टर्ब किया जा सकता है, और कुछ नहीं। तो क्रिएटर के अरेस्ट हो जाने से, क्रिएटर के ऊपर कोई तरह की प्रॉब्लम आ जाने से मार्केट में क्या हो जाएगा? मार्केट में एक पैनिक की लहर दौड़ जाएगी कि भाई क्रिएटर अरेस्ट हो गया, क्रिएटर अरेस्ट हो गया, बैंक सीज हो गए। तो जैसे ये पैनिक होगा फिर क्या होगा? इनकमिंग स्लो, आउटगोइंग फास्ट, सिस्टम क्रैश। आप गालियां किसको देंगे? क्रिएटर को, ना कि गवर्नमेंट को। कई बार ऐसा सिचुएशन हुआ है आपके सामने। स्पीकेसिया या और भी कई कंपनियां, कई सारी कंपनियां रही जहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई हमें तो पे आउट आ रहा था, आपने क्यों बंद करवा दिया? हमें तो पे आउट आ रहा था, आपने क्यों बंद करवा दिया? तो ऐसी सिचुएशंस होती है। दैट्स व्हाई यही एक मेन रीजन रहता है सर। जो लोग पूछते हैं सर क्रिएटर सामने क्यों नहीं है, यहाँ पे क्रिएटर हमेशा एनोनमस रहता है। और क्रिएटर सामने रह के भी क्या फायदा सर? हाल फिलहाल में हम सामने देख पा रहे हैं कि एक क्रिएटर जो इंडिया के थे, वो यहां से निकल के दुबई और फिर दुबई से निकल के लंदन भाग रहे हैं। भाग किस लिए रहे? इसलिए भाग रहे हैं कि दुबई बैठ के भी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दुबई में भी इंडियंस की पहुंच है, पाकिस्तानियों की पहुंच है, और इंडियन गवर्नमेंट की भी पहुंच है। तो कई सारी चीजें चल रही होती है दोस्त। दैट्स वाई कई सारी चीजों को समझना होता है। हम सिर्फ प्लान देखते हैं, हमें लगता है ये प्लान सिंपल होना चाहिए, ये प्लान जो है वो सिंपल होना चाहिए, इजी वे में पैसा आना चाहिए। हम हमेशा इजी मनी खोज रहे होते हैं, ऑलवेज, वी ऑलवेज नीड इजी मनी। लेकिन जैसे अगर किसी भी प्रोजेक्ट में जो कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है या सेंट्रलाइज भी है, वट एवर द प्रोजेक्ट, या सेंट्रलाइज भी है, अगर वहां पे इजी मनी है, इजी मनी इन द सेंस पैसा इजी तरीके से आपको आएगा और आउटगोइंग भरपूर मात्रा में होगी, इनकमिंग भी भरपूर मात्रा में जाएगी शुरुआती दौर में, चूंकि सेटिंग मिलेगी, खर्चा मिलेगा, होटलबाजी मिलेगी, बैंकॉक टूर मिलेगा, फल्ला मिलेगा, ढिकना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लास्ट में क्या मिलेगा भैया? लास्ट में भी धोखा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा धोखा? आपके कारण से मिलता है सर, सिस्टम के कारण से नहीं मिलता। हम लोग कहते हैं सिस्टम स्कैम हो गया, सिस्टम स्कैम हो गया। सर कोई भी प्रोजेक्ट याद रख लीजिएगा वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ही है। अगर उस प्रोजेक्ट में इनकमिंग $1 मिलियन की आ रही है, सर एग्जांपल ले लीजिए, $10 मिलियन की आ रही है, और आउटगोइंग $2 मिलियन की हो रही है, तो क्या सिस्टम खुद को बंद करेगा? कोई भी, चाहे वो डिसेंट्रलाइज हो सेंट्रलाइज हो, क्या बंद करेगा? नहीं सर, उसको $8 मिलियन का फायदा दिखलाई दे रहा है। अब जैसी आउटगोइंग $5 मिलियन की होती है, क्या बंद करेगा? नहीं करेगा सर, अभी भी बंद नहीं करेगा। अभी भी उसको लग रहा है कि नहीं भैया $5 मिलियन तो आ रहे हैं, $9 मिलियन की हो जाए, अभी भी सिस्टम क्या बंद करेगा? सिस्टम अभी भी बंद नहीं करेगा। अभी भी उसको सिस्टम को देना कम है,
लेना ज्यादा है, सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब यहां से क्या होता है, जैसे ये चीज होती है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में, तो आपको दिखलाई क्या देना शुरू होता है, लिक्विडिटी गिरना चालू। और जैसे ही लिक्विडिटी गिरना चालू, तो जो पुराने लीडर्स हैं, जो समझदार लीडर्स हैं, वो निकल निकल के कूद के दूसरी कंपनी में जाना चालू, अपने लोगों निकालना चालू। सेफ लैंडिंग, सेफ एग्जिट, सेफ एग्जिट, सेफ एग्जिट। ये जो सेफ एग्जिट वाला सिस्टम चल गया है ना, यही सिस्टम को मारता है दोस्त। जो सिस्टम को जो मारता है ना, कि सेफ एग्जिट, सेफ एंट्री, सेफ एग्जिट, जो समझदार नेटवर्कर हैं वही कंपनी को मारते हैं। क्यों? कि भैया कंपनी में उन्होंने इनकमिंग कम कर दी, और जो लोग काम कर रहे थे उनको भी नेगेटिव करके ले जाना चालू कर दी, सिस्टम खत्म हो जाता है दोस्त। और जिस दिन सिस्टम में आउटगोइंग $11 मिलियन हो गई, 11 छोड़िए 10.5 चालू हो गई, उस दिन से आप समझ लीजिए कि आपका सिस्टम अपडेशन में जाने की तैयारी में है, या उस समय में एक बड़ा रिवार्ड लॉन्च होगा सिस्टम को उठाने के लिए या सिस्टम को समेटने के लिए। क्या? 100% बोनस, जैसे ट्रेजर एनएफटी में लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा। जितना पैसा डालोगे उतना बोनस आपको लगा रहे थे। ये तो पटाखा लग गया भाई, 4 साल से कंपनी चल रही है, 100% बोनस आ गया। या $1500 में मलेशिया ट्रिप, आपको लगा धमाधम यार $1500 में मलेशिया ट्रिप आ गया, मजा आ गया। फिर तो $1500 में दुबई ट्रिप, ऐसा कुछ रिवार्ड निकाल करके एट ए टाइम बिजनेस को जितना समेटा जा सके समेट दिया जाता है। यही होता सर जनरली प्रोजेक्ट में। रीजन, बिकॉज ऑफ रीजन, दो चीजें। पहला, इजी मनी आउटगोइंग पे कोई बैरियर नहीं होता, कोई लॉजिक्स नहीं होते, धमाधम पैसा निकल रहा होता, पैसा एक तरफ से आ रहा होता, एक तरफ से जा रहा होता। जितना आ रहा होता उससे ज्यादा जा रहा होता कमीशन के रूप में। और जब थोड़ी सी संकट आती है तो जो साथ खड़े थे वो कूद के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं सेफ एग्जिट के नाम पे। ये रीजन होता है सर किसी भी कंपनी के बंद होने का। जो हम लोग कहते हैं सर स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, मेन यही रीजन होता है सर। क्या होता है, हम लोग प्रोजेक्ट को ना तो समझते हैं ना समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग सिर्फ एक ही चीज समझते हैं, कंपनी बंद हो गई मतलब भैया स्कैम हो गया। सर आप भी उस सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के एमडी रहोगे ना, तो आपके पास भी जब ये इनकमिंग 10 मिलियन और आउटगोइंग 15 मिलियन आ पाएगी। चूंकि एक चीज को याद रख लीजिएगा, दुनिया में, मैं आज भी बोलता हूं, कल भी बोला था मैंने, जनरेशन कुछ नहीं, बस एक धोखा है। जनरेशन मतलब गारंटेड जनरेशन। जनरेशन होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन गारंटेड जनरेशन की सर, गारंटेड मैं 5% महीना भी निकाल लूंगा, वो आज भी एक धोखा है सर, कल भी एक धोखा रहेगा। दुनिया में अगर आपको कोई भी पैसा चलाना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, कोई भी आरओआई देनी है, कोई भी बैंक चलाना है, इवन कि बैंक भी चलाना है, तो आपको एक ही चीज पे डिपेंड रहना पड़ेगा, वो है रोटेशन। रोटेशन इज द रियल ट्रुथ। रोटेशन को कितने बेहतर तरीके से चला पाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके प्लान के लॉजिक्स पे, आपके आउटगोइंग पे, आपके कंडीशंस पे। यानी अगर प्लान में आपने लॉजिक सही डाला है, कंडीशन सही डाला है, इनकमिंग का फ्लो रखा है, हर आदमी सिस्टम का इनफ्लो बढ़ाता रहे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान में हर आदमी आता है क्या निकालना चाहता है सर, हर आदमी सिस्टम का आउटफ्लो बढ़ाता है। एवरीवन कम, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि पैसा सबको बिना काम किए भी मिलता है, काम करने से तो और ज्यादा मिलता है। यानी बढ़ता क्या है, हर हाल में आउटफ्लो। उस समय में फोकस कहां रहता है कि इनफ्लो बढ़े। इनफ्लो किससे बढ़े, न्यू यूजर से तो बढ़े ही बढ़े, जो ओल्ड यूजर हैं, जो पुराने लोग हैं, वो भी इनफ्लो को बढ़ाएं। अगर पुराने लोग कमा के इनफ्लो को नहीं बढ़ाएंगे ना सर, तो सिस्टम क्रैश होने की 100% गारंटी संभावना हो जाती है।
क्योंकि जो लीडर आया है वो $500 लगाया है और 5 करोड़ रुपए लेके जाएगा, $5 लाख लेके जाएगा, $50 लाख लेके जाएगा। तो भाई साहब $500 के बाद उसने दिया क्या? ठीक है, नए लोग को लेके आया, $50 लाख दिया, लेकिन जब भी सिस्टम में थोड़ी सी इशू आएगी वो खटाक सीना दूसरी कंपनी में नजर आएगा। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, जो लोग LGNS प्रमोट किए वही लोग बाद में कहां नजर आए? बाद में वेबकी के अंदर नजर आए सेम, और अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर विड्रॉ करवाने की कोशिश की कि भैया LGNS से सारा पैसा निकालो, वेबकी में डाल दो। फिर वही लोग कहां चले गए? वही लोग आकाश डाव में चले गए। उन्हीं में से कुछ लोग कहां चले गए? UX में चले गए। उन्हीं में से कुछ लोग कहां चले गए? ऑर्बिटेक्स में चले गए। हुआ है सर। तो अब वही सिस्टम में से वही लोग निकल के पैसा जब निकालेंगे तो सिस्टम का क्या होगा? आउटफ्लो ज्यादा होगा, इनफ्लो कमजोर होगा। और जब भी इनफ्लो कमजोर होगा दोस्त, सिस्टम क्रैश होने की 100% गारंटी हो जाती है। क्योंकि मैंने इन सारी कंपनियों का नाम क्यों लिया? मैंने कंपनियों का नाम बुराई या अच्छाई के लिए भी नहीं लिया है, उनके प्लान के ऊपर मैंने कोई चर्चा नहीं की है। मैंने सिर्फ ये चर्चा की कि नेटवर्कर की अपनी सेफ्टी के लिए कह ले, अपने बचाव के लिए कह ले, या समझदार प्राणी होने के नाते कह ले, वो जंप कर जाता है। और जंप करने के साथ साथ अपनी डाउनलाइन को ले जा पाए ना जा पाए, क्रॉस लाइन को ले जाता है। जैसे हमारे CL सहनी साहब जब रेन बीएनबी में थे तो गाना बनाया करते थे रेन बीएनबी के ऊपर, बड़े सुंदर सुंदर गाने बनाया करते थे, पूरे जोश में रहा करते थे, वर्दी में दिखलाया करते थे, मैं रेन बीएनबी करता हूं, मैं रेन बीएनबी के साथ जीऊंगा। ऐसा दुनिया में अनोखा सिस्टम कभी आया ही नहीं। जैसे ही यहां से निकल के दूसरे कंपनी में गए, रेन बीएनबी की भर भर के बुराइयां, सर डकैती है, पैसा निकाल लेते हैं लोगों के पॉकेट। सर सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं और खासकर अपनी डाउनलाइन उनके साथ कोई नहीं जाती, क्रॉस लाइन के ऊपर अटैक, जिसको जाना CL सैनी का नाम से जिसने सुना खटक से ना प्लान देना चालू। भाई वो 6-8 महीना टिक गए, राइट बिन भी रेन बिन, यही बहुत बड़ी बात है। इसके पहले लगभग प्रोजेक्ट में उनका वही रवैया रहा है, 2 महीने 3 महीने 2 महीने 3 महीने। देखिए मैं बुराई जनरली किसी की नहीं करना चाहता, चाहे किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर के, लेकिन पंगा कहां हो जाता है ना? पंगा वहीं हो जाता है सर जहां सामने वाला दंगा करने का प्रयास करता है। जब आप दंगा करोगे तो पंगा होता है सर। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यही है कि आपके लोग जो जिनको आपने हीरो बनाया, जिनको आपने मान सम्मान दिया, जिनका बड़ा नाम किया, यही लोग सिस्टम की नींव खोदना चालू कर देते, पूरे मकान को गिराने की प्रयास करना चालू कर देते। भाई पेट नहीं भर रहा, दूसरे प्रोजेक्ट में जाना गलत नहीं है, ठीक है, पेट नहीं भर रहा, कुछ दिन टिकने का प्रयास किया, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी नौकरी है या और भी कई लोगों पास कई सारे रीजन होते हैं। लेकिन जाकर के अपने एग्जिस्टिंग प्लान की बुराई करना, जिस प्लान से आपने पैसा कमाया, जिस प्लान के बारे में आप अच्छी बातें किया करते थे, उसी प्लान को बुराई कर रहे हैं, ये क्या साबित करता है? और ऐसा ही लोग करते हैं सर, ऐसा ही लोग करते हैं। जबकि होना ये चाहिए आप दूसरे प्लान के बारे में, दूसरे प्लान की अच्छाइयां बात करें, दूसरे जिस प्लान के बारे में अच्छाई बोल चुके हैं, बहुत गाने गा चुके हैं, उस प्लान की बुराई करने का मतलब है कि आपका व्यक्तित्व साबित होता है कि आप किस नेचर के हैं, आपका कोई व्यक्तित्व नहीं है। चलिए एनीवे, वापस से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। एक मिनट। अब लोग जनरली जब भी कोई कॉइन प्रोजेक्ट आता है, टोकन प्रोजेक्ट आता है, जाके क्या चेक करते हैं? वो जाके चेक करते हैं कि सर हमारी लिक्विडिटी कितनी बड़ी है, लिक्विडिटी का साइज चेक करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या चेक करते हैं? क्या लिक्विडिटी लॉक है या नहीं है?
वो ये चेक करते हैं कि भाई लिक्विडिटी जो हमारी है वो हमारी लॉक है या नहीं है। तीसरा क्या चेक करते हैं, टोकन का प्राइस, कि टोकन का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। और आजकल तो टोकन के प्राइस से ज्यादा जो माहौल बन गया है पूरे मार्केट का, वो सिर्फ बात किस पे होती है, लिक्विडिटी पे होती, सिर्फ लिक्विडिटी पे बात होती। लेकिन आप जाके अभी देख ले, अभी हाल फिलहाल में 2-3 प्रोजेक्ट्स ने पूरा रग पुल किया है, जबकि उनका लिक्विडिटी लॉक थी। वो दिखलाते थे जिस समय लिक्विडिटी थी ना, उस समय लिक्विडिटी दिखलाते थे, लिक्विडिटी हमारी लॉक है, देख लो। लाइक एग्जांपल ले लो, ये यूएक्स, ऑर्बिटेक्स, इनके पुराने, इन्होंने नया कॉइन अभी ला के दिया है। यूएक्स और ऑर्बिटेक्स के अंदर लिक्विडिटी लॉक दिखलाई देती थी, लिक्विडिटी 8 मिलियन, 7 मिलियन, 12 मिलियन, 6 मिलियन की दिखलाई दे रही थी। अचानक से कुछ हुआ उनके इंटरनल में, उन्होंने पूरी की पूरी लिक्विडिटी एक रात में खाली कर दी, जीरो कर दी सर, जबकि वो लिक्विडिटी लॉक थी। और भी कई सारी चीजें हैं, मैं नाम लेते हुए बात करूंगा आगे आने वाले टॉपिक में, चाहे एलजीएनएस के ऊपर बात हो, वेबकी के ऊपर बात हो, कि मार्केट में हर कोई अपने आप को अच्छा दिखलाने का प्रयास करता है। बट हर जगह जाके देखेंगे किसी ने ऑनरशिप रिनाउंस की थी, एक दिन के लिए ऑनरशिप रिनाउंस हुई थी, अगले दिन ऑनरशिप रिनाउंस खत्म हो गई। भाई डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था, ऑनरशिप रिनाउंस हुई तो ऑनरशिप रिनाउंस खत्म कैसे हो गई? लिक्विडिटी लॉक हुई, अगले 3 दिन रही, फिर लिक्विडिटी लॉक हट गई। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? कई सारी चीजें हैं दोस्त। कहने का तात्पर्य ये है, ये पूरा सिस्टम, जिस चीज को आप चेक करना चाहते हैं, आप जो जानते हैं कि मैं बहुत जानता हूं, मुझे बहुत नॉलेज है, मैं सब कुछ चेक कर सकता हूं, मेरे पास थर्मामीटर है, आपका थर्मामीटर परावर रह जाता है। जितने लोग कहते हैं मेरे पास थर्मामीटर है, मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं, सर इसके पहले कौन सी कंपनी करी थी? बोला सर फलनी कंपनी करी थी। मैं बोला उस समय थर्मामीटर नहीं था क्या? उस समय जो आपके पास जो थर्मामीटर, बोला थर्मामीटर नहीं था क्या? था ना, क्या काम आया जो अभी थर्मामीटर लगा के खोज रहे हैं? सर थर्मामीटर ठीक है, पैमाने हैं चेक करने के, ओके आई एग्री, लेकिन सच पूछिए तो कहते हैं ना, जैसे ताले कितने ही बना लो, ताले कितने ही बना लो, चोर के पास हर ताले की चाबी हो जाती है। पुलिस जितने तरीके ढूंढ लें, चोर उससे ज्यादा एडवांस हो जाता है। तो एमएलएम की दुनिया में भी ऐसा ही है सर। डिसेंट्रलाइज एक अच्छी चीज है, नो डाउट, बेहतर चीज है, सामने दिखलाई देता है हमें, लेकिन जो सब कुछ डिपेंड करता है वो है लॉजिक्स पे। सेंट्रलाइज में सब कुछ अंधेरा होता है, सब कुछ अंधकार में, कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ रहा होता है, सिर्फ हमें प्लान दिखलाई दे रहा होता है कि हाँ ये प्लान है, लेकिन क्रिएटर के माथे पे भी लिखा नहीं होता कि भाई ये बंदा बेईमान है कि चोर है या ईमानदार है। ठीक है भाई साहब, इसने नेटवर्किंग के रूप में पैसा बनाया था, आगे क्या करेगा क्या पता है, इसके साथ कौन सा हादसा हो जाएगा किसको पता है? किसी को नहीं पता दोस्त। तो बेटर, उसके बजाय ज्यादा बेटर होता है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, जहां पे सब कुछ दिखलाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लॉजिक को चेक करें कि भाई लॉजिक के बेस पे क्या प्लान हार्ड है या आसान है। लोग जनरली इन्वेस्टमेंट प्लान में आसान प्लान ढूंढते हैं, सर लॉजिक ना हो, कंडीशन ना हो, हम पैसा जल्दी जल्दी बना पाए, हम रातों रात करोड़पति बन जाएं। सर वहां आसान प्लान में आप रातों रात करोड़पति नहीं बनते, आप पैसा करोड़ों करोड़ डाल के लास्ट में रोडपति बन जाते हैं, लाइबिलिटी पति बन जाते हैं, लाइबिलिटी के पति बन जाते हैं। जहां पैसा थोड़ा कम आएगा, स्लो आएगा, जैसे एग्जांपल ले ले, आप लोगों ने अभी जस्ट नाम लिया पीयरलेस का, गोल्डन फॉरेस्ट का, जेबीजी का, शारदा का, सहारा का। यहाँ पे पैसा शुरुआती दौर में बहुत कम आता था, यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा बंद नहीं किया, गवर्नमेंट ने बंद करवाया। लेकिन यहाँ पे ये वही जगह थी जहां पे लोगों ने 5 साल 7 साल काम किया, लोगों ने 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ बनाए सर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बोट ब्रो की बात करते हैं लोग कि सर बोट ब्रो 4 साल चला, तो बोट ब्रो में 4 साल में स्कैम भी हुआ, लेकिन बोट ब्रो में जो 4 साल टिके, उन्होंने सर 50 करोड़ 100 करोड़ बनाए। क्यों बना पाए? क्योंकि सिस्टम लंबा टिका,
रिटर्न कितना था? 6%, 8%। पैसा कैसे आता है? बहुत टफ। प्लान उठा के देख लीजिए, पैसा प्लान बहुत टफ था। जहां भी प्लान टफ रहा है, कंडीशंस के साथ रहा है, वो सिस्टम भी लंबा टिका है और आपने भी पैसा बनाया है। लेकिन नॉट वन डे, पहले दिन से पैसा आना चालू। जैसे $100 डालो, मेरे को $5 डायरेक्ट आ जाए, 5% डायरेक्ट, तो 5% डायरेक्ट यानी 5% तो निकल गया सर एट ए टाइम। जहां सर एट ए टाइम पैसा डालते ही पैसा आ जाए और घर चलना चालू हो जाए, स्कूटर के अंदर पेट्रोल डलना चालू हो जाए, अच्छा तो लगता है, लेकिन सिस्टम टिक नहीं पाता। सिस्टम डैमेज हो जाता, सिस्टम खत्म हो जाता है बहुत जल्दी में, 6 महीने 8 महीने में। चलिए, ये मेरी अपने सोच से मैंने आपको जो मैंने एनालाइज किया है, क्योंकि देखिए हर कोई अपने अपने हिसाब से एनालाइज करता है। ये जो मैंने एनालाइज किया वो आपको समझाया, समझाने का प्रयास किया। जरूरी नहीं होता कि मैं 100% सही हूं। नो वन इज 100% एक्यूरेट, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन आपको भी अपने हिसाब से सोचना है कि हाँ, क्या जरूरी है आपके लिए। लंबे समय टिकना, लंबे समय तक पैसा कमाते रहना, या जल्दी जल्दी पैसा कमा के जल्दी जल्दी कंपनियां बदलना। इट्स योर चॉइस। सो थैंक यू गाइज। अब आप लोगों की बारी है। मेरी बारी, मेरे भाषण को काफी देर से सुन लिया आप लोगों ने, काफी देर से पक गए हैं। अब थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हैं, अपनी राय, अपने कमेंट्स दे सकते हैं। चाहूंगा आज लेडी शक्ति से शुरुआत कर। रूपाली मैम, काफी दिनों से नहीं सुनाई दी आवाज। रूपाली मैम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। जो रूपाली मैम काफी अनुभवी लीडर रही हैं, काफी पुरानी लीडर रही हैं। सर जी मैम। सही बात है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में यही फर्क होता है जो आपने बताया। हम लोग यही देखते हैं, लिक्विडिटी मतलब देखते रहते हैं, सब दिखता रहता है, लेकिन एक दिन अचानक सब खत्म हो जाता है। तो मैं तो मार्केट में यही बताती हूँ कि भाई आप जितने भी, कोई बोलता है 4 चार्ज के लिए वो डिसेंट्रलाइज था, तो यही बताती हूँ, था वो बोलते थे लेकिन चेक नहीं किया ना आपने कभी। हम लोग चेक करके दिखाते हैं अपना प्रोजेक्ट, आप चेक करिए ना। और यही है सर कि प्रोग्राम तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हमको अगर मैं बात करूं, हमें रेनबीएनबी या अपना प्रोजेक्ट इसीलिए करना है ना सर। मैं तो बोलती हूँ भाई ये बंद नहीं होगा इसलिए आ जाओ। बंद क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज है। आपने सही बताया, अगर मालिक सामने है और वो गायब हो जाता है तो हम क्या ही कर सकेंगे सर। तो मालिक का तो कोई रोल ही नहीं है ना। सही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी पिछले साल आप बोल रहे थे ट्रेजर एनएफटी, सर मैंने कॉन्टी किया था रेनबीएनबी से पहले, उसमें भी यही हुआ था सर जी। मतलब डेली आ रहा था, बढ़िया आ रहा था, और बाद में उन्होंने ऑफर निकाले 60%, फिर 80%, फिर 100%, और उसके बाद वो अचानक से डंप हो गया। तो यही है, सब लोगों को यही देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हमें एक ऐसा प्रोग्राम करना है जो लाइफ टाइम कर सके, या फिर इधर से उधर भटकते रहें। मैं खुद भी भटकती रही सर, बहुत साल यही हुआ। एक प्रोजेक्ट शुरू किया बंद हो गया, दूसरा शुरू किया बंद हो गया। लेकिन सच में अगर सबको मन से काम करना और एज ए कैरियर लेके काम करना है, तो जिस प्रोजेक्ट पे हम आज हैं, हमारा रेनबीएनबी जो पिछले 1 साल से हम लोग कर रहे हैं, यही करना है सर। इसमें हम जो भी नया आता है उसके लिए हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं और सबको बताते रहते हैं। तो यही है सर। 2 दिन तो मैं जूम में नहीं थी, मेरे घर रिलेटिव आए हुए थे, बेटियां आ गई थी, सब आ गए थे, तो 2 दिन मैं बाद में सुनी मैंने जूम, इसलिए आज बहुत जल्दी था कि मैं आ जाऊं। बाकी ये सर, आप जितनी भी नॉलेज देते हैं बहुत अच्छी नॉलेज है सर, और मैं तो यही कहूंगी नए एरा का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर। बहुत लोगों के फोन आते हैं, मैडम क्या आएगा, मैडम क्या आ रहा है। भाई वेट करो, वेट, जो सब्र का फल ना मीठा होता है। तो एकदम यही सच। है, जल्दी से जल्दी हम लोग आए। और पहला नवरात्रा है, सबको बहुत बहुत हाँ। मुबारकबाद। माता रानी हम सबको बहुत सारी खुशियां दे, यही कहूंगी सर। थैंक यू सो थैंक यू मच मैम। सर। एंड आज पहली पूजा है दोस्तों, नवरात्रा आज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज से, आज सबसे बड़ी जो भी पूजा करते हैं, आज आपको पता है पहली पूजा है, तो काफी ज्यादा रस रहता है, काफी सारे काम रहते हैं, फिर भी आज हम लोग जुम कर रहे हैं। और आप सबको मुबारकबाद कि भाई ये नवरात्रा है, आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आए, धन धान्य लेकर के आए, और ढेर सारे क्रिप्टो का पोर्टफोलियो आपका कम से कम 1 लाख, 2 लाख, $5 लाख का बढ़ जाए।
मेरी भी शुभकामना ये रहेगी। बाकी दिखलाने को मेरे पास आगे भी न्यूज रहेगी, चीजें रहेंगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखलाऊं एक छोटा सा, कि यहाँ पे मैंने आपको एक RTX कॉइन का, ऑर्बिटेक्स कॉइन का दिखला रहा हूँ कि ये ग्राफ दिखलाई दे रहा था शुरुआती दौर में, जहाँ पे लिक्विडिटी काफी बड़ी दिखलाई दे रही थी, और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलते रहा, जहाँ पे लिक्विडिटी लॉक थी, बढ़ता रहा $1 से $2, $2 से बढ़ता रहा, दिखलाई देता रहा भैया बहुत बढ़िया माहौल बन रहा था, बहुत बढ़िया माहौल बन रहा था, और सब कुछ सही था, देख रहे आप, लगातार बढ़ रहा था। और अचानक से क्या हुआ, डंप, लिक्विडिटी लॉक, बहुत सारे होल्डर, बहुत सारे ट्रांजैक्शन, लेकिन लिक्विडिटी अचानक से गायब, लिक्विडिटी लॉक थी। ऐसा कई सारी चीजें हैं जिसपे हम आगे बहुत सारे सेशंस में चर्चा करने वाले हैं दोस्त। और फिर इन्होंने फिर अगला प्रोजेक्ट से अगला टोकन फिर बना के लोगों रिकवर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उठा के देखेंगे ना, ये देखिए अभी वापस से चल रहे हैं नया टोकन बना करके, वापस से लिक्विडिटी डाल करे। तो लिक्विडिटी डाल कहां से पाए, लिक्विडिटी इन्होंने निकाली, लिक्विडिटी इन्होंने निकाली। तो कई सारी चीजें हैं दोस्त। चलिए और एक दो लोगों लेते हैं, ज्यादा लोग आज नहीं ले पाएंगे हम लोग। सुनील लाठे जी। वही सर, अभी लिक्विडिटी की बात चल रही है। जी अपना प्रोजेक्ट में, अभी आने वाले प्रोजेक्ट में अभी इनकमिंग तो फ्लो अभी आता रहेगा, लेकिन कुछ पैनिक सिचुएशन आ जाती है और आउटगोइंग बंद हो जाता है, तो वो सिचुएशन में क्या होगा? सर सारे मुद्दों पे बात करेंगे जब प्रोजेक्ट को हम सामने, जब आपके सामने फाइनल PDF लेकर के हम बात करेंगे, तो सारे मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि मेरी आदत है कि मैं दूसरों पे बात करता हूं तो अपने ऊपर भी बात करता हूं, क्योंकि जो दूसरों के लिए लागू होता है वो तो अपने ऊपर भी लागू होता है ना सर। बराबर। जी टेंशन ना ले, उस पर हम लोग बात ओके करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। रेन BNB टाइगर टीम। गुड मॉर्निंग सर, और सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी जो भी बातें आपने बताई है सर, 100% सत्य है, क्योंकि मैं भी क्रिप्टो के अंदर लगभग 3 साल से हूं। और अभी जो टोकन की बात कर रहे थे, लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, तो ये 100% ऐसा ही होता है, क्योंकि वो खुद का अपना एक टोकन जनरेट करते हैं और उसकी एक क्वांटिटी फिक्स होती है कि भाई इतना कॉइन है हमारे पास में, और वो उसको पर डे के हिसाब से मतलब सेल होता रहता है। बहुत सारे लोगों के पास में वो कॉइन होती है, जिसकी वजह से एक हमें लगता है ऐसा, जैसे अभी 2-3 कंपनियों का मैं नाम भी लूंगा, जैसे LGN के बारे में आपने बताया, मेटाफोर्स ने भी एक अपनी कॉइन लॉन्च करी थी, लगभग 58 करोड़ कॉइन, और उस कॉइन का प्राइस लगभग $22 तक जाके टच किया था, क्योंकि लगातार जब लोग उसको खरीद रहे थे तो रेट बढ़ता चला गया। और उसके बाद में जब जैसे ही लोगों ने बेचना स्टार्ट किया तो लगभग $3-3.5 पे जाके ट्रेड करा, यानी वो पूरा सिस्टम फ्लॉप हो गया। तो और आज जो हमारे साथ में जो रेन BNB में जो सिस्टम आ रहा है दोस्तों, हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। जो सिस्टम के अंदर जो न्यू सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे, उनसे हमारे को यहाँ पे जो टोकन जनरेट होने वाला है, तो ये लाइफ में कभी भी बंद नहीं होने वाला है। और दूसरी, जैसे बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चलती है, वो लोगों का पैसा तो जरूर इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन उन्हीं इन्वेस्टमेंट का अगर मान लो आपने $100 डाला और $100 को तुरंत ही वो सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसके बाद में कहते हैं जी हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना जनरेट करके देंगे, तो वो ज्यादा दिन नहीं चलता है, 100% उसको खत्म ही होना है। तो आज आपने बहुत ही शानदार बातें बताई और ये हकीकत है। और मैं बार बार एक ही मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों, जो आज हमारे जो मेंटोर है रोशन सर है, हमें बहुत बारीकी से बताते, ठीक है बिजनेस है, ऊपर उतार नीचाव आता रहता है, लेकिन हमें टिके रहना है और अपनी इमेज भी बना के रखना है, क्योंकि रेन BNB बिजनेस के साथ में अगर हम हैं दोस्तों, तो जो नींव रखी गई है वो बहुत मजबूती के साथ में रखी गई है। यहाँ पे हर वो व्यक्ति पैसा बनाएगा। जैसे आज मैं रेन BNB जो अपना कॉइन की बात करूं, BNB कॉइन का, तो हम लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, अपनी टीम को भी बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ में जो लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी खुद की मर्जी है कि हम अपने पैसे से भी पैसे को बनाया जा सकता है। और बहुत कुछ होने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है, जो भी मेरे मेंटोर है। और मैं थैंक यू सर, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि इतना अच्छा फील हो रहा है इस नए वाले प्लान को लेके भी, और पूरी तैयारी चल रही है सर बहुत शानदार तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर लक्ष्मण।
थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। बहुत ही खुश हूँ सर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। राइन बीएनबी का मैंने $400-500 में बीएनबी लोगों को बेचा, आज उसका $1000 रेट चल रहा है। सही बात। $1000, मजाक नहीं। मुझे सर रात भर नींद सोया नहीं हूं मैं कि $1000 रेट चल रहा है, जिसका मैं $400-500 में ओपी बीएनबी बेचा। जी। और सर पिछले 6 महीने से मेरा मोबाइल गुम हो गया था, मेरा सीनियर का कांटेक्ट नहीं, ना किसी का नहीं। मैं आज देखा कि आपका कंपनी है क्या है, तो सर आज मीटिंग, वही टाइमिंग पे मीटिंग चल रही है, वही टाइमिंग पे सब कुछ चल रहा है सर। मैं बहुत ही खुश हो गया सर, जी जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि सेम टाइमिंग पे मीटिंग है, सेम। तो सर पिछले 6 महीने में कुछ चेंजेस हुआ है आपने कंपनी में? जी सर, लक्ष्मण जी, सर जो पिछले आप 6 महीने में कुछ चेंजेस हुआ? चेंजेस इन द सेंस, राइड से रेन हुआ, रेन ऑलरेडी चल रहा है, राइड भी ऑलरेडी चल रहा है। अब एक नया अपडेशन, चूंकि राइड के टाइम में सिस्टम में बोला गया था अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, सिस्टम में खुद के ब्लॉकचेन, खुद के कॉइन, खुद के टोकन्स आने की बात हुई थी, वो चीजें आ रही हैं। तो ये कब आएगी सर, या वो जो पुराना है सब कुछ सेम है पहले से ही? तो वो जो जैसा था वैसा सेम टू सेम है, नई चीजें आती जा रही हैं और नई चीजें आने वाली है आपके अक्टूबर में, जिसके बारे में आप रेगुलर आते रहे, डेली अपडेट मिलेंगे आपको। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। दोस्तों, आज चूंकि पहली पूजा है, ज्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगा और यहीं से हम लोग विदा लेते हैं। कल हम लोग वापस से मिलते हैं, क्योंकि कल आराम से हम लोग बात कर पाएंगे, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे भी बात कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।